प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि टेक्नीशियन के पेपर शुरू हो चुके हैं और हमने रिव्यू भी लिया है जाकर के, और जाने की कोशिश करते हैं कि आगे भी जाएंगे और आपको क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, उससे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन से जैसे कि पहले पूछा गया था, ठीक मिलता जुलता लेवल उसका आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो है, आप देख सकते हो। वीडियो की लिंक मैं नीचे ही दे दूंगा इसी वीडियो के। एनटीपीसी का आज हम पार्ट करेंगे 129 नंबर, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्वेश्चन का हो, एक्चुअल आइडिया हमें प्रीवियस ईयर ही दे करके जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं रेलवे की बेहतर तैयारी इस चैनल पे हम करवाते हैं, और चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए इस छोटे से चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, मैं शिफ्ट भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछने लगते हैं कि सर बता भी दिया करिए कौन सा पेपर है। तो आप देख लो, 1/3/2021 को पूछा गया पेपर है, जो कि हुआ था पेपर में। शिफ्ट भी दिखाता हूँ, 10:30 से 12, यानी कि सेकंड शिफ्ट था। इसमें पूछा गया था एनटीपीसी का जो पेपर, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। पहला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। जैसे कि देखो, लंबाई का संबंध मीटर से, यानी कि लंबाई को मापने के लिए पैमाना क्या यूज करते हैं, मीटर में। वैसे केल्विन का मात्रक तापमान में है। गुरुत्वाकर्षण, देखो ये तो कोई बल है एक टाइप का, ठीक है। और इसका मात्रक जो बल है, तो बल देखो कोई मापक नहीं है, बल्कि बल्ब का मापक कुछ होना चाहिए था। द्रव्यमान को हम ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं, वही सेकंड को समय बताता है, सेकंड। दोस्तों देखो, जो क्वेश्चन दिया गया था ये थोड़ा सा अलग टाइप के इसमें से ऑप्शन लग रहे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। रेलवे ने आपको जवाब दिया था ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, लेकिन आप लोग जरा बताओ कि आपके हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, या फिर आप बताओ कि आपके हिसाब से सही क्या होना चाहिए था। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे खुद थोड़ा सा असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग है, कौन सा नहीं है। आकार में परिवर्तन, तो देखो दोस्तों, आकार में परिवर्तन है जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। गैस की उत्पत्ति, अगर गैस निकल रही है, कुछ चीज आप जला रहे हैं, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वहीं से रंग में परिवर्तन, कई बार हम चीजों को क्या करते हैं, अगर तापमान दे देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तो उसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है। अवस्था में परिवर्तन एक रासायनिक का हिस्सा है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जल बर्फ बन जाता है, बर्फ भाप बन जाता है ये। लेकिन आकार में परिवर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, आप एक बॉल लीजिए और हाथों से उसको दबा दीजिए, उंगलियों से, तो जब दबा रहे हैं तो बॉल का जो आकार है वो तो चेंज हो गया ना, लेकिन उसमें कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, उसमें आपने बल लगाया है, तो बस आकार में परिवर्तन होने पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखते, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, और थोड़ा सा कहाँ गया, अब देखो इसमें से ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का, ये 8 का, और ये 9 का। तो आप बताओ जरा, ये क्या होना चाहिए था। तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 10 गुणे में 10 बराबर 100 हो जाएगा। तो बस 100 जहां लिखा है वही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इधर की तरफ आप चलोगे तो पीछे से उल्टा, जैसे 5, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप, यानी कि कर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी कि समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु भी है। मतलब उसकी भुजाएं जो होंगी, ये और ये लगभग बराबर होंगी, और ये समकोण है। और इसका जो कर्ण है वो देख रखा है, कर्ण यानी कि ये वाली भुजा देख रखा है 8 सेंटीमीटर, ये देख रखा है। चलिए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेना। जब कभी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना हो, उसका कर्ण दिया हो, तो आप फार्मूला लगाना, कर्ण का होल स्क्वायर और बटे में कर देना 4। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। कर्ण कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8, और नीचे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुणे में 2, तो आएगा क्या, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा। समझ गए आप। तो ये फार्मूले जरूर आप लोग नोट कर लिया करिए, जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे क्वेश्चंस। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। और ये दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा अधिनियम जो है वो 1962 में बनाया गया था,
ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने के द्वारा की गई है? तो आपने भी शायद पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ऐसे करके। तो इसकी रचना किसने करी थी? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन मुझे याद है कि केवी के जब मैंने पेपर दिया था केंद्रीय विद्यालय का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान था और यही क्वेश्चन था, खूब लड़ी मर्दानी। इसके आगे की लाइन भी दी थी, वो तो झांसी वाली रानी, फिर पूछा था उसमें से। घूम फिर करके क्वेश्चन आते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ जरा, गोदान के जो रचनाकार हैं वो कौन है, यानी कि गोदान किन की रचना है? मैं लिख भी देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। गोदान बताओ आप किसकी रचना है? टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जितने भी टुंड्रा वनस्पति होती है। अब देखो, ये टुंड्रा वनस्पति का मतलब है कि दलदली क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं, जिसमें से काई, लाइकेन और घास ये सब मिल करके होते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या? टुंड्रा वनस्पति। यानी कि ये थोड़ा सा नरम चीजों पर रहते हैं, यानी कि कह सकते हो आप कि थोड़ा सा उसमें नमी वाली चीजें हैं या बर्फीली चीजें हैं, वहां पर ये रहते हैं ऐसे लोकेशन पे। देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार की होती है टुंड्रा वेजिटेशन में। ये टुंड्रा वनस्पतियां हैं। मैं थोड़ा और साफ वाला दिखा देता हूँ, ये देखो आप लोग। तो ये टुंड्रा वनस्पतियां हैं, जितने भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नमी वाली जो जगहें होती हैं, वहां पर ये ज्यादा उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन है 19 × 9 प्लस 31 × 10 32 × 11 और नीचे 233.25 ऐसे करके दिया है, का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इनमें से कोई भी शायद कॉमन नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट 19 × 9 करता हूं, तो 9×9 = 81, 9 के 9 8 17, तो ये आ जाएगा 171। 19×9 = 171 होता है। और 31 × 10 यानी कि हो जाएगा 310। मैं ऐसा क्यों ऊपर नीचे लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐड करना है। 32 × 11, तो 11 दूनी 22, 11 तेई 33, और 33 और 2 हो जाएगा 35, तो लिखेंगे 35। तो ये सारा ऊपर वाला मैं ऐड करता हूँ, 2 1 3 और 7 6 13 हो जाएगा, क्योंकि 7 1 8 5 13 होता है। 3 3 6 1 7 1 8, यानी कि 833 हो जाएगा, ठीक है। तो 833 तो आ गया हमारा ये ऊपर वाला जितना भी था, तो इसको लिख सकते हैं 833 और बटे में, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 पंचे 10, मैं पहले इतने करा रहा हूँ। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 पॉइंट लगा दो। 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 466.50 आएगा। और इसमें से 50 है, तो दोस्तों 50 आप माइनस कर दो, ये पॉइंट के बाद 0 0 लगा दो, माइनस कर दो, तो 50 आ जाएगा। पॉइंट 6, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 416.50 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 416.50, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे ऊपर, ऐसे करके ये आप ऐसे ही रहने दो। अब देखो, आप इसका अगर डबल करते हो, दोगुना, यानी कि 416.50 का दोगुना करोगे, तो आप सीधा मान लो 416 का दोगुना क्या होगा? 400 हो जाएगा। कितना? 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 832 और 50 दशमलव का, यानी कि 1, तो 833 आ जाएगा। अब देखो 800 यहाँ पर 33 लिखा गया है, यानी कि मैं इसको सीधा करके बताता हूँ। अगर आप काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, बस उत्तर आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, चौथा वाला। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो a के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखो मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूं, जैसे लिखा है a माइनस बी, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, बराबर है a प्लस बी का कितने परसेंट? 20%। तो परसेंट से नीचे 100 लिखोगे तो भी कट जाएगा, तो मैं 3 झाम नहीं करना आपको, पेपर में भी 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो भी आपको ये स्टेप नहीं लिखना जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है? ऊपर वाला, यानी कि a माइनस बी इंटू में 2 बराबर में a प्लस का b, इतना स्टेप से आपको शुरुआत करनी है वहां पर। तो इतना समझ गए होगे ना? तो मैं ये पूरा हटा देता हूँ, सिर्फ इतना रखता हूँ, ठीक है। तो देखो 2a माइनस का 2b बराबर में a प्लस का b, तो a वाले को इधर भेज दो, तो 2a में से 1 हटा दो, और इधर b था और ये इधर माइनस का 2b था, तो इधर हो जाएगा प्लस का 2b। तो ये 2a में से 1 ही चला गया, तो 1 ही ये बचेगा, और ये हो जाएगा 3b, क्योंकि 1 भी है 2 भी है, तो 3 भी हो जाएंगे। अब a अपान b निकालेंगे, तो a अपान में b, मतलब 3 बटे में आ जाएगा क्या? 1 आ जाएगा।
अब इसमें पूछा है कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी कहाँ है, एक है, ये एक, तो इसको रख दो आप एक, कितने किसके बराबर, 3 के, तो ये हो जाएगा 3% है, तो इसलिए 100 से गुणा करा दो, तो मतलब क्या आ जाएगा, 100 कम करेंगे तो 100 बटे में 3 आ जाएगा प्रतिशत, 100 बटे 3%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखो, एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो पिता को मैं ए मान लेता हूँ, जो कि 8 दिन में कर सकता है, और वहीं पर बी उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है। बी मतलब कि 7 दिन में, और 7 मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा ये। पहले तो इनकी क्षमता निकालो और कुल काम। तो 7 और 8 में से कोई कॉमन नहीं, तो इसलिए दोनों का गुणा कराएंगे, वही एलसीएम हो जाएगा 7 8 56। क्षमता के हिसाब से बात करें तो 8 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, 8 सत्ते 56, और 7 से काटेंगे 7 8 56, यानी कि ए की क्षमता है 7 और बी की क्षमता है 8। यहाँ से तो प्रतीत होता है कि उसके पिताजी बुढ़े रहे होंगे, तभी कम काम कर पा रहे हैं, उनका बेटा ज्यादा काम कर लेता है 8। ठीक है, ये तो मजाक था, चलो आगे देखो। यदि वे एक-एक दिन छोड़कर काम करें और पिता शुरुआत करे, तो आप बताओ दोस्तों कि पिताजी ने शुरू करा और 57 काम था, तो एक दिन में 7 काम तो पिताजी कर गए। अगले दिन क्या होगा कि पिताजी छुट्टी में और बेटा आएगा अगले दिन, वो कितना काम कर जाएगा, ये कर जाएगा 8 काम, भई 8 ही तो कर रहा है। तो आप बताओ हमारे हिसाब से ये 2 दिन, इन 2 दिनों में दोनों का काम मिला के कितना हो रहा है, 8 7 15, तो हो जाएगा 15। अब ऐसे आपको इसलिए मैंने किया ताकि हमें ये पता चल रहा है सम्मिलित रूप से कि काम 2 दिन में कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, और टोटल काम कितना है 56। तो आप बताओ 15 का मल्टीप्लाई किससे कराएं कि आस-पास 56 के पहुंच जाए। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 15 चौको 60 हो जाएगा, जबकि काम तो हमारे पास केवल 56 है। तो 15 चौको 60, 4 ज्यादा हो रहा है तो 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दिन इनको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ कहीं पर अलग, 45 काम हो गया। बचा कितना काम हमारे पास था, 56, 56 में से 45 हटा दो तो बचा 11 काम। इस 11 काम को कौन करने आएगा, अब आएंगे पिताजी। तो पिताजी जब काम करेंगे तो ये कर लेंगे 7 काम, तो प्लस 1 कर लो भाई, एक दिन में 7 काम किया, तो इससे 7 हटा दो, बचा कितना 4, और 4 काम जो वो आएगा बेटा करने, 8 करता है तो 8 करेगा, और है 4 तो आधा ही दिन में कर जाएगा, 4 एक कम 4 दूनी, यानी कि आधा दिन ये लगेगा। तो 6 दिन प्लस 1 दिन 7 दिन, और आधा दिन यानी कि 7 सही 1/2 दिन लग जाएंगे दोस्तों इस काम को उनको करने में। ऑप्शन नंबर पहला ही देखो लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। वह छोटी-छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो 13 से विभाज्य हो वो तो हम चेक करेंगे ही, साथ पहले ये देखो कि क्या कोई ऐसा नंबर है यहाँ पर जिसमें से इन नंबर से डिवाइड करें तो एक शेष बचता हो। तो आप जरा सा स्मार्ट तरीका से सोचो, हमें अगर 5 से काटना होगा कोई नंबर को, तो 5 से कब कटेगा कोई नंबर, जब उसके लास्ट में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो आप देखो कह रहा है कि ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 5 और 0 होगा तो ही 5 से कटेगा, और एक शेष बचना चाहिए। तो एक शेष का मतलब अगर मैं इसको ले लेता हूं तो एक शेष बच रहा है, यानी कि एक ज्यादा होगा, 26 एक घटा दो, यानी कि 3626 अगर होगा तो क्या ये 5 से कटेगा। मैं एक क्यों घटा के बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक शेष बोल रहा है, एक शेष है तो एक शेष हटा दो। अब जब शेष वाला हटा दिया तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए नंबर, तो 5 से बताओ क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। 13 से हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगला देखो, अब देखो 5 से नहीं कटा तो ये कोई नंबर से कट जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये गलत ही है। अगला देखो 3601, 3601 को लेता हूँ, अब एक शेष था इसलिए एक को हटा दो तो बचा हमारे पास 3600। अब देखो लास्ट में 0 है तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 5 से कट गया तो आपने इसी को टिक कर दिया, नहीं, आगे भी चेक करो। 6 से चेक करेंगे तो 6 से रंग 36 कट जाएगा। 8 से चेक करेंगे तो 8 से चेक करने का मतलब होता है लास्ट के 3 डिजिट अगर ये कट रहे हैं 8 से तो पूरा डिजिट भी कट जाएगा। तो 8 सत्ते 56 होता है, 4 8 45 कट जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने का मतलब होता है दोस्तों कि सारे अंकों को योग कर दो, 3 + 6 9 हो गया, 9 देखो 9 से कट जाता है। ठीक है, अगला देखो 12 से चेक करते हैं, तो 12 से कब कटेगा, तो 3600 को मैं देखता हूँ 12 से कटेगा या नहीं, तो डायरेक्ट 12 तेई 36 कर दो, कट रहा है,
इसका मतलब कि हमारा ये जो है बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन एक बार लास्ट में हम ये भी चेक कर लें कि क्या 13 से कटेगा। और देखो अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा कठिन लग रहा है कि 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो। अगर ये इनसे कोई ऑप्शन डिवाइड नहीं होता तो डायरेक्ट इसी को सही कर दो, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, बाकी ऑप्शन तो डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसा हो कि डिवाइड हो जाए इनसे भी, तब हम 13 की स्थिति में आएंगे, 13 से चेक करेंगे कि कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो टाइम के हिसाब से ही बनाता है, बहुत लेंदी नहीं होता, बस हमारा मेथड वैसा होना चाहिए। तो 13 से अब हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 13 से भी तो बताइए कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो चलो चेक कर लेते हैं। 36 जीरो 1 बटे में 13, 13 ती 39 ज्यादा हो रहा है, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो बचा कितना, 10 बचा, तो ये बचा 10 और यहाँ पहले से था जीरो, तो हो जाएगा 100। 13 ती 39, 13 सत्ते 91, बचा कितना, 91 हटा दो तो बचेगा 9, और 9 फिर देखो एक था, तो 13 सत्ते 91 कट गया पूरा, तो ऑप्शन तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पुलिस को TSPI और बौर को FSB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HAT को हम क्या लिखेंगे। तो देखो पहले इनको जानो कि ये इससे पोल से ये कैसे बनाया गया होगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पर P के बाद आ गया है T, तो गैप कितने का होगा, QRS 3 का गैप, तभी तो T आया होगा। अब O के बाद S, देखो O के बाद क्या आता है, PQR 3 का गैप करो, फिर आ रहा है S, तो देखो S आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 3 की गैप पर ये लिख दिए गए हैं। अगर आपको ये वाला भी चेक करना है तो ये भी चेक कर लो। BF, B के बाद क्या आता है, CD और E, 3 का गैप करके F आ गया, तो देखो F लिखा गया। अब तो फिक्स हो गया ना कि 3 3 का गैप करना है। हमारे पास जो नंबर है, जो लिखना है वर्ड है, वो है हैट, HAT, शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो HAT, H के बाद आगे देखो क्या आता है, H के बाद आता है IJK, 3 का गैप करो, L आएगा। तो स्टार्टिंग में L कहां पर है, पहले में है और तीसरे में है। तो आगे भी देखो A के बाद BCD, इनको हटाओ, आगे क्या आएगा E, तो बस देखो LE कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें लेके रखा है तीसरे में। बस अब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा 3 पे यूनिक मिलने लगा, क्योंकि LE किसी और ऑप्शन में नहीं लिखा। तो बस यहीं से टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा करना है आपको। अगर इन केस कभी LE दोनों में होता तो फिर हम अगला वाला चेक करते हैं। दो संख्याओं का मासापा 15 है और लासापा 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखो हमें पता है कि दो संख्याएं, जैसे अगर x और y है, तो दोनों का गुणा जो होता है वो होता है LCM, और गुणे में HCF, इन दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या तो देख रखी 435, तो लिख दो आप 435। अब गुणे में हम दूसरी मान लेते हैं कि x रही होगी। अगली वाली देखो यहाँ पर HCF LCM, तो कोई भी लिख दो पहले, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 15 गुणे 690, यानी कि 6090। अब इसको कट कर दो अगर कोई कट रहा है, तो 15 से काटता हूँ, 15 दूनी 30, क्योंकि 15 थी 45 ज्यादा हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 13, 13 बचा और 5 ये है, तो 15 निन्या 135, तो गुणे में x आ जाएगा, बराबर में 690 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब आगे देखो 13 से काटेंगे, इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, इसको काटेंगे 29 से, तो 29 से कम 29, 29 दूनी हो जाएगा 58, ठीक है, तो मैं 2 यहाँ लिखता हूँ 58। अब बचा कितना, 60 में से 58 हटाओ, 2 बचा, तो 2 मतलब कि ये आ जाएगा 29, तो फिर 29 दूनी 58 हो जाएगा। आपके यहाँ पर 29 बचेगा ना, तो 29 एकम 29 एक बार में जाएगा। अब 0 बचा था तो 0 लगा दो, यानी कि 210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था, यानी कि पहली बार जब नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत शुरुआत हुई थी बिजली बनाने की, वो हुई थी अक्टूबर 1969 में। लेकिन पूरा अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर 1969 को। और ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, आप लोग याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रथम नाभिकीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बताना है आपको अक्टूबर 1969, मैंने बता दिया आपको 28 अक्टूबर। और पूछा जाए कहाँ हुई थी, तो तारापुर में, और तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक
एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु यानी कि उसका पैमाना देखने के लिए प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया। कुल मिला के कहना ये चाहता है कि मानव विकास सूचकांक जो चलता है 1990 में चलाया गया, वो किसने चलाया था? तो ये दोस्तों चलाया था महबूब उल हक ने चलाया था, महबूब उल हक ने, ठीक है। और हो सकता है कि ये ना पूछकर अगली बार आपसे ये पूछ ले कि 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति कितनी है। तो आप याद रखेंगे 134वीं नंबर है, यानी कि भारत की स्थिति 134वीं है। और कुल देशों की बात करें दोस्तों, तो कुल जो कंट्रीज हैं वो है 193। तो 193 में से 134वीं रैंक है भारत की, ठीक है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने बताया था आपको कि हर एक सेट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है जिसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। NRDWP, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब आदमी और लड़का दोनों मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में हो जाएगा। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यानी कि पूरा कर लेगा। ए मतलब कि मैन है, ये करते हैं 24 दिन में। अब इसका मतलब है कि अगर ये 6 दिन लास्ट के करता है और टोटल काम 26 दिन में होता है, तो स्टार्टिंग में पहले ए और बी दोनों रहे होंगे। ए का मतलब मैन और बी का मतलब जो बॉय है, लड़का है। अब देखो यहाँ पर ए और बी ने मिलकर काम 20 दिन तक किया होगा। क्यों? क्योंकि यही तो कह रहा है लास्ट के 6 दिन तक काम करा तो 26 दिन में काम पूरा हो गया। रियल में कितना 24 दिन में हो जाता अगर ये दोनों मिलकर करते। तो इसका मतलब ए और बी ने 20 दिन किया होगा, तभी तो ए और बी का काम कितना बचा होगा। तो मैं इसको हटाकर लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पर। ए और बी का जो काम था दोस्तों वो था 4 दिन का। भाई 20 दिन किया, 4 दिन काम करते रहते तो काम पूरा 24 दिन में हो जाता। अब कह क्या रहा है कि आदमी अकेले यानी कि जो ए है उस काम को कितने दिन में करता है? 26 दिन लग जाते हैं। और 26 दिन का मतलब 6 दिन करता है लास्ट के, तो 6 दिन मतलब ये भाई 20 दिन उन्होंने करा होगा। और इसका मतलब कि ए और बी का 4 दिन का काम ए अकेले 6 दिन में करता है। तो दोनों की क्षमता निकाल लो, तो ये 12 आ जाएगा एलसीएम, 4 तीन 12, 6 दूनी 12 यानी कि ये। तो मैन की क्षमता यानी कि पहले वाले आदमी की क्षमता 2 है और बॉयज की क्षमता 2 हटा दो 3 में से तो 1 बचेगा, यानी कि बॉयज की क्षमता 1 और मैन की आदमी यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि अकेले लड़का कार्य करते हुए काम को कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल काम पहले निकालो। ये काम अभी ये काम नहीं है, हमने यहाँ से केवल क्षमता निकाली। तो आप बताओ ए और बी मिलकर 24 दिन में करते थे और काम एक दिन में कितना करते थे? 3। तो टोटल काम 24 गुणे में 3 हो जाएगा। अब कह रहा है ए कर रहा है, लड़का करेगा, तो बी कर रहा है, तो लड़के की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 से डिवाइड कर दो, तो 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 एक साथ यानी कि 72/1 यानी कि 72 दिन लग जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो इसको बोलते थे कनाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखो पुरानी चीजें भी कई बार पूछ लिया जाता है जिनकी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो ये दोस्तों मिलेगी आपको वाराणसी में। और ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि वाराणसी उस टाइम पे काफी हाईलाइटेड था और नरेंद्र मोदी की वहां पर जो विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र है उनका, ठीक है। तो ये भी हाईलाइट रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 3 अलग-अलग योजनाओं के साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पर पहला कह रहा है कि 10%, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10% इतने साल के लिए, 12% इतने साल के लिए या कुछ परसेंटेज दिया हो और समय भी दिया हो, तो डायरेक्ट धनराशि का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर करना है पहले वाले का, मैं मान लेता हूँ ए आदमी का, ए वाली धनराशि या एक्स वाई मान लो आप, एक्स अपान में जो भी दर दिया हो, ये दिया है 10 गुणे में समय कितना है 6 साल के लिए तो 6 कर दो, ठीक है। अनुपात वाई दूसरी वाली मान लेता हूँ और कितने दर है 12, कितने साल के लिए 10 साल के लिए तो 10 करेंगे। अगला क्या आएगा जेड। वैसे ही देखो यहाँ पर कितना है 15%, 15
और गुणे में ये दे के रखा है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। समझ गए आप? ऐसे। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो। यहाँ से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15। ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 चौको 12, गुणे में 4 लिख लो। 3 दूनी 6, गुणे में 2। ठीक है, यहाँ से देखो, और ये 12 तो बचेगा ही, तो फिर से काट दो। 2 दूनी 4, तो ये 4 कट गया पूरा, और यहाँ पर 4 कट गया, और 4 तेई 12, ये कट गया। यानी कि क्या बचा? x अपान में 1, और यहाँ पर y अपान में 2, और यहाँ पर बचेगा y अपान में कितना था ये बचेगा ये वाला 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पर पूरा हटा देता हूँ इतना सा। आप इतना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अनुपात है। अब देखो, इस अनुपात को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आप देखो, यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है। तो 3 और 2, इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो मैं कहता हूँ 6 से गुणा करा दो, यानी कि x हटा दो थोड़ी देर के लिए। 6/1 गुणे में 6/2 और गुणे में 6/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लो, तो 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 ही से कटेगा। 2 एकम 2 तिनिया 3 आएगा, 3 एकम 3 दूनी यानी कि 2 आएगा। तो अनुपात क्या आएगा? 6, 3 और 2। तो 6, 3, 2 का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों मत्सुगु आसाकावा। मैं थोड़ा नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। मत्सुगु आसाकावा है, ऑप्शन नंबर चौथा। अब आपको याद रखना है, क्योंकि 2024 में अगर पूछा जाए आपसे तो भी आप यही आंसर देंगे, क्योंकि अभी भी ये वर्तमान समय में हैं, कार्यरत हैं, और ये रहेंगे 23 फरवरी 2025 तक रहेंगे। अगर आप 23 फरवरी 2025 के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट कर लेना। जो नए होंगे वो चेंज हो चुके होंगे, लेकिन वर्तमान समय में ये हैं, और फरवरी 2024 तक 2025 तक यही रहने वाले हैं। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो यह है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन चौथा। दोस्तों देखो, मैंने बताया था आपको कि रेलवे के लिए एक फेवरेट चीज हो जाती है, अगर कहीं पर पहले या सर्वप्रथम सबसे पहले वर्ड आते हैं तो हाईलाइट क्वेश्चन हो जाता है। देखो, पहले स्वदेशी दिया है तो पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया और पूछ भी लिया गया है। तो याद रखना आप, ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है और आंसर हमेशा इसका यही रहेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 के मूल्य पर खरीदा, यानी कि 4/5। अगर वो 5 रुपए का रहा होगा स्टार्टिंग में तो खरीद लिया 5 रुपए का, और क्या कर रही है, इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच डाला। आप बताओ, आरंभिक मूल्य कितना था? 5 रुपए था भाई, 5/4। तो 5 रुपए के 4% बढ़ा के, तो आप कहो कि 5 का 4% निकाल लो, परसेंट नीचे 100, तो 4 पंचे 20, हम कहेंगे 20/100, और 0 से 0 2 पंचे, यानी कि आ जाएगा कितना? 0.20 आएगा। यानी कि 5 रुपए से ज्यादा कितना बेचा? इतना। तो मैं थोड़ा इसको हटा के लिख देता हूं, ये 5 रुपए तो था, मतलब 0.2 और बढ़ा के बेच दिया। तो आप बताओ कितने का बेचा होगा? तो आप कहेंगे 5.20 का बेचा होगा, और खरीदा कितने का था? 4 रुपए का खरीदा था। ये इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस कह सकते हो, और ये है इसका एसपी जो नया वाला है। प्रॉफिट बताना है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत का मतलब दोनों का अंतर निकालो। 4, 5, 1 का अंतर, 1.20 का अंतर, और कितने खरीदा था? सीपी 4 रुपए था, और गुणे में आप कर दो 100। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा हिसाब किताब कर देता हूँ। तो डबल जीरो है तो नीचे आ जाएगा गुणे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो 120 बटे में बचेगा 4, 4 एकम 4 तेई, यानी कि 30% आ जाएगा दोस्तों। और ये क्या हुआ? उसका लाभ, क्योंकि यह बढ़ा के बेच रही है, तो लाभ हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 25 तक के, और इसके आगे वाले ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, सबसे पहले ही लिंक होगी, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लगातार जो टेक्नीशियन के पेपर चल रहे हैं उनके रिव्यू भी हम करवा रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, आप लोग देख लिया करिए।
और दोस्तों साथ ही अगर आप एनटीपीसी के साथ-साथ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के हम प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं बहुत सारे और अभी भी करवाना बाकी है ग्रुप डी के। तो अगर आप नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन और साथ ही इंटरव्यूज़ जो हमने लिए हैं रेलवे के, वहाँ जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं, उनकी भी वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। साथ ही गणित वीडियोज़ की आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी और जितनी भी प्लेलिस्ट है सबकी एक-एक वीडियो उठा करके मैं नीचे इसी वीडियो की जिस वीडियो को आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेलवे की बेहतर सिलेक्शन की तैयारी यहाँ कराई जाती है और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।